अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कम्प्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स को मॉड्यूल ऑफ दैट इज अबाउट द गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज। इसका हमने यूनिट 1 शुरू करा था, दैट इज अबाउट रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज। इसके अंदर हमने डिफरेंट कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड करी जा रही थी बाय द बैंक टू द कस्टमर्स, उसके रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द फ्रॉड्स। बेसिकली फ्रॉड्स क्या है, उनको किस तरीके से क्लासिफाई करा जाएगा एंड इन केस बैंक के द्वारा किसी फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले फ्रॉड्स को क्लासिफाई करा क्यों गया, ताकि रिपोर्टिंग के अंदर क्या लाई जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। उसके लिए क्या करा गया, सारे के सारे फ्रॉड्स को एज पर द इंडियन पीनल एक्ट कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया। कैटेगरीज क्या क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब आप पैसे का गलत यूज कर रहे हो या जो आप पे ऊपर जिस चीज का ट्रस्ट किया गया आप उसको क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। उसके बाद क्या है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, बिल्स को फोर्ज कर रहे हो, नकली बना रहे हो, बुक्स का मैनिपुलेशन कर रहे हो, ऐसे अकाउंट्स दिखा रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करा के क्या ले रहे हो, एनकैशमेंट करवा रहे हो। उसके इसके अंदर भी क्या कहा जाएगा कि आपने क्या करा है, फ्रॉड करा है। उसके बाद जब बैंक स्टाफ क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज जो एक्चुअली एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, उस केस में भी क्या कहा जाता है कि क्या है, फ्रॉड हुआ है। उसके बाद नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस के करके फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग एंड फ्रॉडरी के करके हो सकता है, इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के करके भी क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। उसके अलावा और भी तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कैश शॉर्टेजेस होते हैं ड्यू टू द नेग्लिजेंस, ड्यू टू द चीटिंग एंड फ्रॉडरी, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, तो उसको अगर उसके अंदर आपकी इंटेंशन टू फ्रॉड प्रूव हो जाती है, आपको सस्पेक्ट होती है, तो उस चीज को फ्रॉड ही कहा जाएगा। उसके बाद दो ऐसे केसेस होंगे जिनको हमेशा हम फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर ही रखने वाले हैं। वो दो केसेस क्या क्या हैं, फर्स्ट वन इज जब आपके कैश शॉर्टेजेस होते हैं 10,000 से ज्यादा। सेकंड, आपके कैश शॉर्टेजेस हैं 5,000 टू 10,000 के बीच में, बट जो पर्सन कैश को हैंडल कर रहा था उसने उस चीज को रिपोर्ट नहीं करा, बट मैनेजमेंट ऑडिटर या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने वो चीज को डिटेक्ट कर लिया, तो वो भी क्या कहा जाएगा कि क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। उसके बाद जो अगर आपके फ्रॉड होंगे उनको रिपोर्ट किस तरीके से करा जाएगा, रिपोर्ट करने के लिए क्या है, आपको एक सिस्टम बनाया गया, सिस्टम का नाम रखा गया एफआरएमएस, फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके अंदर बैंक को क्या करना होता है, अपनी एफएमआरस भरनी होती है, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स को फाइल करना होता है। उसके लिए बैंक्स की जिम्मेवारी है कि बैंक्स क्या करेंगे, एक हायर ऑफिशियल रैंक का पर्सन जो एटलीस्ट एक जनरल मैनेजर होना चाहिए उसको नॉमिनेट करेंगे, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी रिटर्न्स हमें दी गई हैं आपने उसको क्या करना है, फाइल करना है। उसके लिए आपको कुछ रिपोर्ट्स क्या दी गई हैं, बताई गई हैं, वो रिपोर्ट्स कौन कौन से, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्ट आती है नोन एज FMR1 फाइनेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न नंबर 1, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन एक्चुअल और सस्पेक्टिव फ्रॉड्स। इसके अंदर जो फ्रॉड्स हैं अगर आपके 1 लाख तक के हैं, मतलब 0.1 मिलियन या उससे ज्यादा की हैं, तो आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर क्या करना है, CFMC को क्या करना है, उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कब तक करनी है आपको, विद इन द 3 वीक्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ अ फ्रॉड। उसके बाद आपको इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी इशू करना है। सर्टिफिकेट आपको किसको इशू करना है, CFMC को, with a copy to the respective regional office of RBI under whose jurisdiction head office of the bank falls within 7 days from the end of the month। बेसिकली आपको रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है CFMC को, एंड उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देना है टू द RBI, to the CFMC and to the regional office of the RBI within the 7 days from the end of the month। उसके बाद अगर आप जो आपकी रिपोर्टिंग है, ऊपर देखिए हमने हार्ड कॉपी में अगर 0.1 मिलियन से ज्यादा के फ्रॉड होते हैं, अगर आपके फ्रॉड्स है 0.1 मिलियन एंड अबव 5 मिलियन, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली हार्ड कॉपी के अंदर भी उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। उसके अंदर रिपोर्टिंग कब, कहां किसको किसको करनी है, रीजनल ऑफिस ऑफ द RBI जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर वो फॉल हो रहा है, टू द रीजनल ऑफिस अंडर हुज जुरिडिक्शन द हेड ऑफिस ऑफ द ब्रांच फॉल्स। बेसिकली आपको किस किस को रिपोर्टिंग करना है, रीजनल ऑफिस जिसके अंदर ब्रांच आ रही है एंड रीजनल ऑफिस जिसके अंदर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है, उसके अंदर उसकी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। कब तक करनी है, सेम जो ऊपर कंडीशन थी, विद इन 3 वीक्स ऑफ द फ्रॉड ऑफ डिटेक्शन। उसके बाद लिस्ट ऑफ बैंक्स अंडर द सुपरविजरी प्रीव्यू ऑफ सीनियर मैनेजर्स एंड स्मॉल बैंक मॉनिटरिंग डिविजन्स एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद ऐसे केसेस जहां 5 मिलियन से ज्यादा की रिपोर्टिंग है, सॉरी 5 मिलियन से ज्यादा के फ्रॉड हुए हैं, उस केस के अंदर भी आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी के अंदर ही रिटर्न्स को सबमिट करना है टू द CFMC बेंगलुरु एंड RO of RBI DBS SBMD अंडर हुज जुरिडिक्शन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक फॉल्स और द SSM ऑफ द बैंक। बेसिकली आपको क्या करना है, जिस
कैटेगरी के अंदर, जिस जुरिडिक्शन के अंदर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है, उसको आपने क्या करना है, हार्ड कॉपी के अंदर उन अकाउंट्स को, उन फ्रॉड्स के डिटेक्शन आपने बतानी है। ठीक है, टाइमलाइन वही होगी विद इन 3 वीक्स, एंड जो रिमार्क थे वो बेसिकली ऊपर वाले ही सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लैश रिपोर्ट फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 50 मिलियन एंड अबव। बेसिकली ऐसे फ्रॉड जिनके अंदर अमाउंट जो है वो 50 मिलियन से ज्यादा की है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा की है, उसके अंदर आपको एक हार्ड कॉपी फाइल करनी है, हार्ड कॉपी थ्रू अ डीओ लेटर addressed to the PGGM CGM in charge DBS RBI Central Office Mumbai with a copy of to CFMC बेंगलुरु। CFMC बेंगलुरु को आप दे ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, PGGM CGM in charge of DBS of RBI of the Central Office क्या करना है, आपको फाइल करना है। बट ऐसे फ्रॉड्स की जो रिपोर्टिंग होगी कब तक होगी, विद इन अ वीक। जो ऊपर वाली जो फ्रॉड्स कर रहे थे FMR 1 के अंदर जो रिपोर्टिंग करनी है आपको क्या करनी है, विद इन 3 वीक्स करनी है। उसके बाद जो आप ये रिपोर्टिंग करोगे, दे शुड इंक्लूड अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ फ्रॉड, मॉडलस ऑपरेंडी। मॉडलस ऑपरेंडी बेसिकली होता है मेथड ऑफ ऑपरेशन की, किस तरीके से ये फ्रॉड करा गया। उसके साथ साथ नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिस, नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एटसेट्रा, ये चीजें भी आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिटर्न आती है दैट इज FMR2। FRM2 आपको क्या करनी है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट करनी होती है। ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर जाती है, एंड किसको जाती है, सिर्फ CFMC बेंगलुरु को जाती है। ठीक है, आपको ये रिपोर्टिंग कब तक करनी है, जब आपका क्वार्टर एंड होता है, क्वार्टर एंड होने के 15 डेज के अंदर अंदर इस चीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है। इन केस आपके पास कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो उसके अंदर आपको क्या करना है, नील रिपोर्ट को भेजना है। थर्ड रिपोर्ट आपके पास आती है नोन एज FMR3। FMR3 में मतलब आपको रिपोर्टिंग करनी है फॉर द केस वाइज क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑन फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग 0.1 मिलियन एंड अबव। मतलब बेसिकली 1 लाख से ज्यादा के जो केसेस थे, अगर उनमें फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपने उसकी रिपोर्टिंग करी होगी, तो क्वार्टरली बेसिस पे क्या उसकी प्रोग्रेस हुई है वो आपको क्या करना है, FMR3 के अंदर फाइल करना है। जो ये फाइल होती है वो भी सॉफ्ट कॉपी के अंदर होती है टू द CFMC बेंगलुरु, एंड सेम इसके अंदर 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर टू विच दे रिलेट के अंदर आपको फाइल करनी है। इन केस कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, उसके अंदर नील रिपोर्ट को फाइल करना है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो FMR1 है, अगर आप चाहो तो इन जो फर्स्ट 3 पैराज है इनको कंसोलिडेट कर सकते हो। कंसोलिडेट करने के लिए बेसिकली क्या है, अगर आपके FMR1 के केसेस हैं, जो रिपोर्ट्स जो आपके फ्रॉड्स हुए हैं उनकी अमाउंट 0.1 मिलियन से अबव की है, मतलब 1 लाख से ज्यादा की है, तो आपको क्या करना है, उसको सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी के अंदर आपने उसको क्या करना है, उस चीज को रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी किस किस को है, CFMC बेंगलुरु को जाएगी, उसके बाद जो भी रीजनल ऑफिस है उसको जाएगी। ठीक है, बट अगर जो वो फ्रॉड रीजनल ऑफिस किस किस के, रीजनल ऑफिस जिसके अंदर ब्रांच फॉल कर रही है, रीजनल ऑफिस जिसके अंदर क्या कर रहा है, हेड ऑफिस फॉल कर रहा है, उसके अंदर आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, बट जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी सिर्फ किसको जाती है, CFMC बेंगलुरु को जाती है। CFMC बेंगलुरु को आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी सिर्फ आपको क्या करनी है, रीजनल ऑफिस को भेजनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक फ्लैश रिपोर्ट भेजनी है अगर जो आपके फ्रॉड का अमाउंट क्या है 50 मिलियन से ज्यादा है, हार्ड कॉपी थ्रू द PGGM CGM इन चार्ज ऑफ DBS एंड CFMC बेंगलुरु विद इन अ वीक, कि जब आपको फ्रॉड हुआ है, जब आपको डिटेक्ट हुआ, उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये चीज बता देनी है। इसके अंदर आपको अमाउंट इन्वॉल्व, नेम ऑफ द पार्टीज, मेथड, सब चीजों के बारे में भी बताना। उसके बाद जो आपके फ्रॉड्स हुए थे उनमें कौन कौन से फ्रॉड आउटस्टैंडिंग है उसके आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है अंडर रिटर्न FMR2। सॉफ्ट कॉपी में जाएगी टू द CFMC बेंगलुरु विद इन द 15 डेज जब आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा। इनकेस फ्रॉड नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। एंड जो आपके केसेस थे जिनकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा की है, ऐसे फ्रॉड्स के केसेस, उनके आपको क्वार्टरली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करनी है अंडर द रिटर्न FMR3। सॉफ्ट कॉपी के अंदर भेजनी है टू द CFMC बेंगलुरु विद इन 15 डेज जब आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा। इनकेस फ्रॉड नहीं है तो आपको उसकी क्या करनी है, नील रिटर्न फाइल कर देनी है। सो दीज वर द रिटर्न जो आपको क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को FMR1 रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उनके केसेस क्या है 0.1 मिलियन से कम है, मतलब 1 लाख से कम है। ठीक है, ना आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजने की जरूरत, ना आपको हार्ड कॉपी के अंदर भेजने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आपको क्या करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद ऐसे फ्रॉड्स जहां सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या तो खुद इनिशिएट करी हैं या रिजर्व बैंक ने बोला है कि इनके अगेंस्ट क्या करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, उनको भी आपने क्या बोलना है कि ये अकाउंट्स क्या है, फ्रॉडेंट अकाउंट है, एंड उसकी भी आपको क्या करनी है, FRM1 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद बैंक्स में ऑल्सो रिपोर्ट फ्रॉड्स perpetrated in their subsidiaries and affiliate joint ventures in FMR1 format in hard copies. Such fraud should however not be included in the report outstanding fraud on the quarterly progress report. Basically अगर सपोज बैंक्स के अंदर फ्रॉड ना होके उनकी किसी सब्सिडरी के अंदर फ्रॉड होता है तो उसकी भी आपको क्या करनी है, FRM1 के अंदर रिपोर्ट करनी है। बट ऐसे जो आपकी रिपोर्ट, जो ये फ्रॉड्स हुए हैं इनकी रिपोर्टिंग आपको FMR2 जो कि क्वार्टरली फ्रॉड्स को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है, एंड
प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है FMR3 उसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, FMR1 के अंदर उस चीज की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन बैंक्स, अदर देन फॉरेन बैंक्स, मतलब ऐसे बैंक जो इंडियन बैंक्स है बट उनकी क्या है, फॉरेन के अंदर ब्रांचेस हैं, फॉरेन के अंदर ऑफिसेज हैं, अगर उनके अंदर भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो वो चीज भी क्या करनी है, आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मेजरली रिटर्न्स है या रिपोर्टिंग है वो खत्म होती है। उसके बाद जो क्वार्टरली रिटर्न्स हमने देखी थी FMR2 एंड FMR3। FMR2 क्या था कि जो भी ऐसे केसेस जो आउटस्टैंडिंग रह गए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर उसकी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, रिपोर्टिंग किसको किसको करनी है आपने, एक तो RBI CFM सॉरी FMR2 किसको जाता है, सिर्फ CFMC को, उसके साथ आपने क्या करना है, अपने बोर्ड को भी ये चीज बतानी है। ठीक है, उसके बाद इनकेस फ्रॉड नहीं है तो आपको क्या करनी है, नील रिपोर्ट फाइल करनी है। FMR3 में ऐसे केसेस जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुई है, उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, FMR3 के अंदर फाइल करनी है। इन केस उसके अंदर आपके पास कोई फ्रॉड्स नहीं हुआ है, जो कि एक बैंक के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, तो उस केस में आपने क्या करना है, नील रिटर्न्स फाइल कर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। सबसे पहले तो क्या है कि फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के अंदर डिले नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, इन केस अगर डिले होता है, डिले होता है तो उससे क्या हो सकता है, सिमिलर काइंड के फ्रॉड्स हो सकते हैं। बेसिकली सपोज एक पर्सन है, लेट इट बी पर्सन नंबर ए, वो दो बैंक्स के साथ डील कर रहा है। ठीक है, बैंक नंबर, ठीक है, बैंक का नाम लेते हैं SG, एक का बैंक का नाम लेते हैं HM। ठीक है, सपोज ये दो बैंक के साथ डील कर रहा है। ठीक है, सपोज ए पर्सन ने क्या करा, SG बैंक के साथ फ्रॉड करा, बट SG बैंक ने उस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करा, तो जो HM बैंक है उसको पता ही नहीं है कि ए वाला बंदा वो फ्रॉड ही है, तो उसने जो मेथड्स SG बैंक के साथ यूज करे थे वो सेम मेथड्स क्या कर सकता है, HM बैंक के साथ यूज करके फ्रॉड कर सकता है। तो उस केस में तो बेसिकली ये फ्रॉड्स बचाए जा सकते थे अगर क्या करी जाती, रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस के ऊपर करी जाती। सो बैंक्स को क्या करना है, ये इंश्योर कराना है कि फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के अंदर किसी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, सिमिलर फ्रॉड्स दोबारा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, इस चीज को बचाने के लिए जो टाइमलाइन फिक्स करे गए हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग, आपको उसको अडेयर करना है। जैसे हमने ऊपर FMR1 देखा कि विद इन 3 वीक्स करना है, 50 मिलियन वाले केसेस है तो विद इन 1 वीक होना चाहिए, FMR2 के लिए 15 डेज, FMR3 के लिए 15 डेज। जो भी रिपोर्टिंग है आपको रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस के ऊपर करनी है। इन केस आप वो नहीं करते तो आपके ऊपर क्या माना जाएगा कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की वॉयलेशन करी है, एंड उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर पिनल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में बेसिकली ये बताना है कि किस स्टाफ की गलती करके ये चीज जो है रिपोर्ट नहीं हुए, ताकि क्या करा जा सके, प्रॉपर एक्शंस लिए जा सके। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ रिपोर्ट्स किसको भेजनी है, बोर्ड को भी रिपोर्ट करनी है। ठीक है, सो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि ऐसे फ्रॉड जिनकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है वो सारे के सारे क्या हो, रिपोर्ट्स को प्रॉम्प्टली बेसिस के ऊपर बताया जाए, ताकि उनके ऊपर क्या लिया जा सके, एक्शन लिया जा सके। उसके लिए जो बोर्ड्स है उनको क्या करना है, क्वार्टरली रिव्यू करना है और एनुअल रिव्यू करना है। क्वार्टरली रिव्यू बेसिकली फ्रॉड मतलब क्वार्टरली एंडिंग देखेंगे, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर। तो उनके इन क्वार्टर्स के अंदर जितने भी फ्रॉड हुए हैं उनकी आपने क्या करो, इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करो। उसके साथ साथ जो भी उनका स्टैटिस्टिकल डाटा जो आपने एनालाइज करने के लिए यूज करा है वो भी आप उनको बताओ, ताकि क्या करा जा सके, इन केस कोई एक्शन की जरूरत है तो एक्शन लिया जा सके। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एनुअल रिव्यू भी करना है फ्रॉड्स का। एनुअल रिव्यू मतलब पूरे साल के अंदर क्या कितने फ्रॉड्स हुए उसके आपके ऊपर क्या करना है, एक रिव्यू प्रोवाइड आपने करना है। वो कब तक करना है, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर एंडेड June 30th। मतलब जब आप एनुअल रिव्यू कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर लगता है हमारे ऊपर 1 अप्रैल, सपोज 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, तो इसकी जो रिपोर्टिंग है, इसके ऊपर जो एनुअल रिव्यू है आपको 30 जून 2024 तक क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ऐसे जो आपने ये रिव्यू प्रोवाइड करा है आपको RBI को भेजने की जरूरत नहीं है, बट वो आप अपने पास क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, ताकि जो आपके ऑडिटर्स हैं, जो आपके इंस्पेक्टरिंग ऑफिसर हैं, वो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सके। उसके बाद जो भी ये रिव्यूज दिए जाएंगे, रिव्यूज के अंदर आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो एडुकेसी ऑफ सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, कि क्या आपका सिस्टम इतना एडिक्वेट था कि वो फ्रॉड डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि स्टाफ को अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि भाई तेरी गलती से हुआ है, एंड जब उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया गया तो उनके ऊपर क्या ली जा सके, पनिशमेंट दी जा सके। ठीक है, उसके बाद जो फ्रॉड्स हुए हैं आपने उसको लोकल पुलिस या SBI को किस तरीके से रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो एनुअल रिव्यूज होंगे, दे शुड ऑल्सो कवर डाटा ऑन नंबर ऑफ फ्रॉड्स, कि कितने फ्रॉड्स हुए, अमाउंट इन्वॉल्व, कितना इतना अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व था। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फ्रॉड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, जो हमने कैटेगरीज पढ़ी थी उसके अंदर आप बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज के फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेंडी ऑफ फ्रॉड, मतलब बेसिकली फ्रॉड्स करने के लिए किस तरीके का यूज करा गया।
उसके बाद एस्टिमेटेड लॉस, बैंक को एस्टिमेट लॉस कितना हुआ, अमाउंट्स रिकवर्ड, बैंक ने अमाउंट कितना रिकवर कर लिया। उसके बाद उनके अगेंस्ट कितनी प्रोविजन बनाई गई, उनका ज्योग्राफिकल ब्रेकअप क्या था, मतलब किस एरिया से कितने फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद टाइम टेकन टू डिटेक्ट, कितना टाइम लगा चीज को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपने जो लोकल पुलिस है सीबीआई को इनकेस रिपोर्ट करा है तो उसका स्टेटस क्या है, और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए कि ये चीज दोबारा ना हो, उस चीज की क्या करनी है आपको, उन चीजों के ऊपर भी आपने रिव्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स है वो किसको रिपोर्ट करे जाएंगे, फ्रॉड बोर्ड को रिपोर्ट करे जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर बेसिकली हमने फ्रॉड्स को पहले क्लासिफाई करा। फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के लिए हमने रिटर्न्स पढ़ी, एफएमआर 1 को 3 कैटेगरीज में, फ्लैश रिपोर्ट एंड एफएमआर 2, एफएमआर 3। एफएमआर 2, एफएम3 के अंदर हमने जो मेन चीज देखी थी वो ये थी, इनकेस फ्रॉड्स नहीं होते तो आपको क्या करनी है, नील रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिले होगा तो क्या हो सकता है, सेम फ्रॉड दोबारा हो सकते हैं। इनकेस आपने टाइमलाइंस को अडेयर नहीं करा तो आपके ऊपर क्या माना जाएगा कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की वोलेशन करी एंड आपके ऊपर पिनल एक्शन लिए जा सकते हैं। उसके लिए बैंक्स ने क्या करना है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। उसके बाद आपने अपने फ्रॉड्स के बारे में बैंक को भी बोर्ड को भी बताना है। बोर्ड क्या करेगा, उसको क्वार्टरली रिव्यू देगा एंड एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करेगा। क्वार्टरली रिव्यू में बेसिकली क्वार्टर एंडेड के बेसिस पे जितने जितने फ्रॉड्स हुए उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने रिव्यूज प्रोवाइड करोगे। उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन अपनी ऑडिट कमेटी ऑफ द एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करनी है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल डाटा भी प्रोवाइड करना है, जिसके बेसिस पे आपने क्या करा उस चीज की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बैंक्स को एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करना है। एनुअल रिव्यू कब तक प्रोवाइड करना है, बेसिकली 30 जून तक आपको वो चीज प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, जो ये रिव्यू आप दोगे आपको आरबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है, बट आपने बस अपने पास क्या करके रखना है, उस चीज को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके रिव्यूज होंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने मेन कवर करनी है, कि क्या आपका सिस्टम एडुकेट था ताकि वो फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाए, स्टाफ अकाउंटेबल कौन था एंड उसको पनिशमेंट क्या दी गई, एंड वो फ्रॉड्स को किस तरीके से आरबीआई या सीबीआई या लोकल पुलिस को रिपोर्ट करा गया। उसके साथ जो आपका एनुअल रिव्यू होगा उसके अंदर कुछ डाटा लाइक नंबर ऑफ फ्रॉड्स, अमाउंट इन्वॉल्व्ड, एनालिसिस ऑफ फ्रॉड, मॉडल्स ऑपरेंडी, एस्टिमेटेड लॉस, अमाउंट रिकवर्ड, प्रोविजंस मेड, ज्योग्राफिकल ब्रेकअप एटसेट्रा भी आपने क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बैंक्स ने क्या करना है, स्पेशल कमेटी बनानी है। स्पेशल कमेटी का नाम रखा गया है स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केसेस ऑफ फ्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एससीबीएफ, स्पेशल कमेटी ऑफ बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केसेस ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, ये जो कमेटी है वो कौन से फ्रॉड्स को डील करेगी, जिनकी अमाउंट 10 मिलियन या उनसे ज्यादा होगी। 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा के जो फ्रॉड के केसेस होंगे वो क्या डील करेगी, एससीबीएफ डील करेगी। उसके अंदर उसके लिए हमें कुछ चीजें बताएगी कि एसबीएफ जो एससीबीएफ अपॉइंट होगी, सबसे पहले उनकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, मतलब उनके मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए। सबसे पहले तो उसके अंदर 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 5 डायरेक्टर्स में भी कौन कौन, एमडी एंड सीईओ इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड एमडी इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। इट्स एसोसिएट्स, यहाँ बीआई का मतलब है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इट्स एसोसिएट्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, 2 मेंबर्स फ्रॉम एसीबी एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द बोर्ड्स एक्सक्लूडिंग आरबीआई नॉमिनी। ठीक है, बेसिकली एमडी एंड सीईओ अगर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर आपका कोई और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो उसका एमडी। उसके बाद अगर आपके एसोसिएट्स हैं तो 2 मेंबर्स फ्रॉम एसीबीज लेने हैं एंड 2 मेंबर्स आपने क्या लेने हैं, अदर फ्रॉम द बोर्ड लेने हैं, जिसके अंदर आपने आरबीआई नॉमिनी को इंक्लूड नहीं करना है। सो बेसिकली आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो एक हो गया एमडी, ठीक है, 2 मेंबर्स हो गए ऑफ द एसीबी, ठीक है, उसके बाद 2 मेंबर्स हो गए आपके बोर्ड के। इन 5 के अंदर आपको आरबीआई नॉमिनी को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग, जो आपने ये कमेटी बनाई है वो कितने टाइम के बीच में अपनी क्या करेगी, मीटिंग करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, जितने आपके केसेस है उसके अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग्स का टाइम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दे शुड मीट एंड रिव्यू एज एंड व्हेन अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियन अबव कम्स टू लाइट। बेसिकली आपने जो रिपोर्टिंग जो आपने मीटिंग करनी है वो अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि हमारे पास कितने केसेस हैं, कितनी मीटिंग्स की जरूरत है। बट जब आपके पास 10 मिलियन से ज्यादा वाला केस रिपोर्ट हो जाता है तो तब तो आपको क्या करनी है, मीटिंग करनी ही करनी, क्योंकि आपको बनाया ही इसलिए गया है। उसके बाद जो ये मेजर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, मेजर फंक्शंस क्या क्या होंगे कि वो क्या कर सकें, जो केसेस है जिनके अंदर 10 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट इन्वॉल्व है उनको रिव्यू कर सकें। एंड जो रिव्यू करेंगे उसके अंदर वो क्या क्या चीजें को देखेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द सिस्टमिक लैकने एंड पुट इन प्लेस मेजर्स टू प्लग द सेम, कि सिस्टम की फेलियर्स क्या थी जिसके करके फ्रॉड हुआ एंड क्या मेजर्स लिए जाएंगे उसको फिक्स करने के लिए। उसके बाद इन केस डिटेक्शन या रिपोर्टिंग के अंदर डिलेज हुए हैं तो उनके बेसिकली रीजन क्या थे। उसके बाद सीबीआई पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड उनकी रिकवरी पोजीशन की प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की एग्जामिनेशन एंड रेमेडियल एक्शन की इफेक्टिविटी, मतलब कितना वो इफेक्टिव था। सो
आपने क्या करना है, ऐसे केसेस जिनके अंदर अमाउंट है 10 मिलियन से ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके लिए आपको क्या बनानी है, SCBF स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप फ्रॉड्स बनानी है। उसके अंदर आपने एटलीस्ट फाइव डायरेक्टर्स लेने हैं, जिसके अंदर एक MD एंड CEO होगा, 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द ACB एंड 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द बोर्ड, जिसके अंदर RBI नॉमिनी आपको इंक्लूड नहीं करना है। जो ये बोर्ड है, जो ये कमेटी है, वो अपने हिसाब से मीटिंग का टाइम डिसाइड कर सकती है, बट जब आपके पास 10 मिलियन से ज्यादा के केस आता है तो उस केस के अंदर आपको क्या करनी है, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर मीटिंग करनी ही करनी है। उसके बाद जो ये कमेटी बनाई जाएगी वो मेजरली क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करने वाली है। सबसे बेसिक उनका फंक्शन क्या है, जो आपके पास 10 मिलियन से ज्यादा के केसेस हुए हैं उनको क्या करना है, मॉनिटर करना है, उनका रिव्यू करना है। जो रिव्यू करोगे आप रिव्यू किन किन चीजों का करोगे कि आपके सिस्टम के फेलियर क्या था जिसके करके फ्रॉड हुआ, एंड उसको प्लग करने के लिए क्या क्या आपने मेजर्स लिए हैं। उसके बाद डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग के अंदर अगर डिलेज है तो उनके रीजंस क्या थे, आपने जो रिपोर्टिंग अगर CBI या पुलिस को करी है तो उसके केस के अंदर उनकी प्रोग्रेस क्या है, स्टाफ अकाउंट कौन कौन सा स्टाफ अकाउंटेबल है, उसके बाद रेमेडियल एक्शन जो लिए गए क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, इन चीजों को आपने क्या करना है, अपने रिव्यू के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं विच आर रिगार्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड टू द पुलिस, की फ्रॉड जो इन केस फ्रॉड हुए वो पुलिस को किस तरीके से रिपोर्ट करे जाएंगे। सो बैंक्स के लिए जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो गाइडलाइंस है वो हर तरीके की फ्रॉड्स के लिए बताई गई हैं, चाहे वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो, नेग्लिजेंस हो, कैश शॉर्टेज हो, चीटिंग हो, फ्रॉडरी एक्सेट्रा, उसके लिए आपको क्या करा गया है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई है। इसके अंदर जो हमें बैंक्स को ये कहा गया है कि जो आप जो रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्टिंग का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर सको, अपने अमाउंट को रिकवर कर सको, बट आपने ये भी चीज देखनी है कि जो ये रिपोर्टिंग है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, एंड जो भी पर्सन गिल्टी है उनको क्या करा जा सके, पनिशमेंट मिले। द गिल्टी पर्सन शुड नॉट गो अनपनिश्ड। तो उनकी जो बेसिक मोटिवेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट, गिल्टी पर्सन को सजा दिलवाना एंड अपना अमाउंट रिकवर करना होना चाहिए, सिर्फ अमाउंट रिकवर करना नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करा गया, कुछ जनरल रूल्स प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से क्या करी जाएगी, पुलिस को रिपोर्टिंग करी जाएगी। तो सबसे पहले जो गाइडलाइंस है विच आर रिगार्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, कि अगर प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स के अंदर फ्रॉड होता है तो वो किस तरीके से रिपोर्ट होगा। सो उसको हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा, 10,000 से ऊपर वाले, ठीक है, 1 लाख से ऊपर वाले, एंड 10 लाख से ऊपर वाले, सॉरी 1 करोड़ से ऊपर वाले, 10,000 से ऊपर वाले, 1 लाख से ऊपर वाले और 1 करोड़ से ऊपर वाले। सो अगर आपका फ्रॉड है 10,000 तक का एंड वो आपके स्टाफ ने कमिट करा है तो आपको क्या करना है, उसकी सिर्फ स्टेट पुलिस को उसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद अगर आपका 1 लाख से ज्यादा के फ्रॉड है एंड वो किसी आउटसाइडर ने करे हैं या चाहे आपके स्टाफ ने करे हैं तो भी आपको क्या करना है, सिर्फ पुलिस को रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद अगर आपके केसेस हैं जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं एंड 1 करोड़ से ज्यादा के हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आपको किसको करनी है, आपको स्टेट पुलिस को, SFIO को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको रिपोर्टिंग करनी है। एंड इस चीज की आपको क्या करनी है, SFIO को FMR1 फॉर्मेट के अंदर रिपोर्टिंग जो आपको करनी है, ठीक है। बेसिकली आप इसको क्या करो, 3 कैटेगरीज के अंदर आपने बांटा, 10,000 से ऊपर वाले केसेस, 1 मिलियन से ऊपर वाले, 0.1 मिलियन से ऊपर वाले केसेस एंड 10 मिलियन से ऊपर वाले केसेस, मतलब 10,000 से ऊपर वाले केस, 1 लाख से ऊपर वाले केस एंड 1 करोड़ से ऊपर वाले केस। 10,000 से ऊपर वाले जितने भी फ्रॉड होंगे अगर स्टाफ ने करे तो पुलिस को रिपोर्टिंग करनी है। 1 लाख से ऊपर वाले केसेस हैं, चाहे बाहर वाले बंदे ने करे हो, चाहे आपने किसी बैंक के स्टाफ ने करे हो, आपने क्या करना है, उसकी रिपोर्टिंग स्टेट पुलिस को करनी है। बट जो केसेस अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो पुलिस को रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, बट आपको उसको SFIO ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया को भी रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, सिंपल। सो बेसिकली अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ्रॉड होता है, आप इसको इस शॉर्ट में याद कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर अगर फ्रॉड होता है एंड वो 10,000 से ज्यादा, जितना भी ज्यादा, स्टेट पुलिस को उसकी रिपोर्टिंग होगी ही होगी। बट अगर वो फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा को हो जाता है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग SFIO को भी करनी है। उसके बाद प्रोविजन आती है रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा, बिलो 30 मिलियन एंड अबव 30 मिलियन। बिलो 30 मिलियन में बेसिकली ऐसे पहले तो फ्रॉड जिनके अंदर जो फ्रॉड की अमाउंट है वो इन्वॉल्व है 10,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में। तो 10,000 से लेके 1 लाख तक के जो फ्रॉड होंगे वो क्या करना है, स्टेट पुलिस को आपने रिपोर्ट करना है, मतलब लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी बैंक ब्रांच होगी वो क्या करेगी, उस चीज की रिपोर्टिंग कर देगी। उसके बाद ऐसे केसेस जिनके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व है 1 लाख से ज्यादा की, 1 लाख से ज्यादा की अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो आपको स्टेट CID इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ द स्टेट कंसर्न को आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्ट इसकी करेगा कौन, रीजनल हेड ऑफ द ब्रांच, ठीक है। उसके बाद ऐसे केसेस जिनके अंदर 30 जो इन्वॉल्व, जिसके अंदर जो फ्रॉड है वो 30 मिलियन है उससे ज्यादा के हैं, बट 30 मिलियन टू 250 मिलियन तक के हैं, मतलब 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक के फ्रॉड है, उसकी रिपोर्टिंग क्या करनी है, आपको SCBI को करनी है। इसके अंदर करेगा कौन, CBI की
कौन सी विंग को करनी है? टू द एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ द सीबीआई, जिसके अंदर अगर स्टाफ इन्वॉल्व है एंड अगर बाहर वाले इन्वॉल्व है तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ सीबीआई आपने क्या करना है? रिपोर्ट करनी है। उसके बाद ऐसे केसेस जिनके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व है 250 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक की, उसके अंदर आपको जो रिपोर्टिंग है वो भी सीबीआई को करनी है, बट जो ये रिपोर्टिंग होगी वो किसको होगी? बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ द सीबीआई को होगी। उसके बाद ऐसे केसेस जहां फ्रॉड 500 मिलियन से ज्यादा का है, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा का है, उसके अंदर जो रिपोर्टिंग है वो सीबीआई को होगी। किसको होगी? टू द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। ठीक है, बेसिकली इस रिपोर्ट को आप रिपोर्टिंग टू द पुलिस को अगर एक समराइज करना चाहो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर 10,000 से ऊपर ज्यादा के जितने भी फ्रॉड होंगे स्टेट पुलिस को रिपोर्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद अगर 10 मिलियन से ज्यादा कोई फ्रॉड होता है तो वो एसएफआईओ को स्पेशली आपने क्या करना है? उसकी रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसे केसेस जिनके अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है 10,000 से लेकर 1 मिलियन तक इन्वॉल्व है, तो बैंक ब्रांच क्या करेगी? लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी रिपोर्ट देगी। एंड अगर वो फ्रॉड्स हैं वो 1 लाख से ज्यादा के हैं तो आपने क्या करना है? स्टेट सीआईडी इकोनॉमिक विंग ऑफ द स्टेट को आपने रिपोर्टिंग करनी है। करेगा कौन? रीजनल बैंक करेगा। उसके बाद अगर आपके जो फ्रॉड्स हैं वो 30 मिलियन से बढ़ जाते हैं, 30 मिलियन से ऊपर जितने भी जाते हैं उसकी रिपोर्टिंग पहले तो किसको होगी? सीबीआई को होगी। ठीक है, अगर वो जो फ्रॉड्स है वो 30 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक है तो आपको एंटी करप्शन ब्रांच या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ सीबीआई को रिपोर्टिंग करनी है। अगर वो फ्रॉड्स आपके 250 टू 500 मिलियन तक के बीच में तो आपको बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल विंग ऑफ द सीबीआई के पास रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद अगर वो 500 मिलियन से भी ज्यादा के फ्रॉड है, मतलब बहुत बड़े फ्रॉड हैं, तो आपको जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई ऑफ द हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को आपने क्या करनी है? उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग आती है रिपोर्टिंग केसेस ऑफ थेफ्ट, बल्गरी, डेओसिटी एंड बैंक रॉबरीज। मतलब किसी भी तरीके का अगर थेफ्ट होता है, चाहे बर्गली के फॉर्म में हो, डाउसिटी के फॉर्म में हो, बैंक रॉबरीज किसी भी तरीके के फॉर्म में हो, तो उसकी क्या करनी है? आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग आपको बाय फैक्स, ईमेल, किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हो। रिपोर्टिंग करनी किसको किसको है? सीएफएमसी बेंगलुरु, सीएफएमसी सेंट्रलाइज फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल को आपने रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद रीजनल ऑफिस ऑफ द डीबीएस, सीनियर सुपरविजरी मैनेजर, स्मॉल बैंकिंग मॉनेटरी डिवीजन अंडर हुज जुरिडिक्शन द हेड ऑफिस ऑफ बैंक फॉल्स, कि जिस ऑफिस की जुरिडिक्शन के अंदर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है उसको भी आपने क्या करनी है? इस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद रीजनल ऑफिस ऑफ द डीबीएस अंडर हुज जुरिडिक्शन द इफेक्टेड बैंक ब्रांच इज लोकेटेड टू इनेबल द रीजनल ऑफिस टू टेक अप द इश्यूज रिगार्डिंग सिक्योरिटीज अरेंजमेंट्स। बेसिकली ऐसे ऑफिसेस जिनकी जुरिडिक्शन के अंदर चाहे ब्रांच फॉल कर रही है उसको भी रिपोर्टिंग करो, जिसके अंदर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है उसकी भी आपने क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। सेम जो हम एफएमआर 1 और एफएमआर 2 के अंदर देख के आए थे, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद सिक्योरिटी मीटिंग्स विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, द सिक्योरिटी एडवाइजर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या करनी है? आपको रिपोर्टिंग करनी है। जो भी आप रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है, वो आप उसके अंदर आपने क्या करना है? मोडस ऑपरेंडी की डिटेल देनी है, मतलब मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या थे कि किस तरीके से जो बर्गलरी है, थेफ्ट है, वो परफॉर्म करा गया। उसके अलावा एफएमआर 4 के अंदर जो एफएमआर 4 फॉर्मेट के अंदर जो डिटेल्स दी गई है उस चीज की भी आपको क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। इसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है? बैंक शुड आल्सो सबमिट सीएफएमसी बेंगलुरु क्वार्टरली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इन द फॉर्मेट गिवन इन एफएमआर 4 covering all cases pertaining to the quarter. This may be submitted within 15 days of the end of the quarter. कि आपको जो ये ऊपर वाली रिपोर्टिंग है वो करनी ही करनी है। उसके साथ एफएमआर 4 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपने क्या करनी है? सीएफएमसी बेंगलुरु को रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कब तक करनी है? जब आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा। क्वार्टर एंड होने के 15 डेज के अंदर अंदर आपको इस चीज की रिपोर्ट कर देनी है। इन केस कोई फ्रॉड नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है? नील रिपोर्ट फाइल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रॉड्स आते हैं दैट आर रिलेटेड टू द चेक रिलेटेड फ्रॉड्स, precautions to be taken and reporting to the RBI and the police. बेसिकली जो हम ये फ्रॉड्स अब कवर करेंगे, ये फ्रॉड्स किसके हुए हैं? किसके रिगार्डिंग हुए हैं? चेक्स के रिगार्डिंग हुए हैं। तो जब चेक्स के रिगार्डिंग जो फ्रॉड होते हैं तो उनके रिगार्डिंग हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है एंड उनकी किस तरीके से आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी है, डाक पुलिस को किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। सो जो हुआ बेसिकली क्या था, हम पास्ट की थोड़ी बात कर रहे हैं। चेक्स के रिगार्डिंग फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होने लगे थे। रीजन बीइंग लोग क्या कर रहे थे? फ्रॉडलेंट चेक्स बना रहे थे और उनको इनकैश करवा रहे थे। तो उन चीजों को रोकने के लिए क्या करा गया? हम गाइडलाइंस लेके आए। ठीक है, बट हमने ये चीज देखी गाइडलाइंस लाने से पहले कि उन केसेस को हम रोक सकते थे, अगर फ्रॉड्स के केसेस को रोका जा सकता था अगर हमने क्या करा होता? टाइमली बेसिस के ऊपर ड्यू डिलिजेंस करी होती। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस आपने कब कब करनी है? जब चेक एंड कैश करोगे तब, जब अकाउंट्स खोल रहे हो तब, एटसेट्रा, आपने उस टाइम पे क्या करनी है? ड्यू डिलिजेंस करनी है। तो उसके लिए क्या करा गया? हम क्या लाए गए? कुछ हमने लिस्ट लाई गई प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि आप अगर ये चीजें करोगे तो जो है चेक रिलेटेड फ्रॉड उनको क्या करा जा सकेगा? कम करा जा सकेगा। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर कराया गया कि आपने क्या करना है? 100% सीटीएस 2010 कंप्लायंट चेक्स का यूज करना है। सीटीएस इज बेसिकली चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें क्या है? जो चेक्स है उनकी प्रोसेसिंग क्या है?
इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में करी जाती है। फॉर एग्जांपल इसके हम अगर देखना चाहें तो सपोज दो बैंक्स हैं, एसबीआई एंड एचडीएफसी। मेरे पास एचडीएफसी का चेक है बट मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई के अंदर। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं अपना चेक लेके जाता हूँ एसबीआई के अंदर, वाउचर भरता हूँ या तो ड्रॉप बॉक्स में डालता हूँ या काउंटर पे देके उसके एक्नॉलेजमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और उनको बोलता हूँ सर मेरा जो चेक है वो क्लियर करा दो, ठीक है। तो पहले क्या होता था, चेक्स फिजिकली फॉर्म में क्लियरिंग हाउस के पास जाते थे, क्लियरिंग हाउस उनको एचडीएफसी बैंक के पास भेजता था, उनको क्लियर करा जाता था। इन करंट मेजर्स क्या होता है, जो चेक्स हैं वो कहीं नहीं जाते, उनकी फोटो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में चेक्स भेजे जाते हैं टू द क्लियरिंग हाउसेज एंड वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में ही एचडीएफसी बैंक को प्रेजेंट करे जाएंगे और उनकी क्लियरिंग हो जाएगी। चेक्स विल नेवर लीव द प्रेमिसेस ऑफ द एसबीआई बैंक। तो ये होता है सीटीएस सिस्टम। तो हमने ये इंश्योर कराना है कि जो भी आप चेक्स यूज कर रहे हो वो सीटीएस कंप्लायंट चेक्स ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिकली सीटीएस बेस्ड क्लियरिंग को इनिशिएट कराने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्या करना है, स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करनी है ऑन द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट। अपने जो पर्सोनल्स है उनको क्या करनी है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस बन के ना रह जाए, एक ऑपरेशनल प्रोसेस बने। मतलब एक ऐसी प्रोसेस ना हो जो सिर्फ है, एग्जिस्ट कर रही है बट वर्क नहीं कर रही। उस चीज को हटाने के लिए आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, प्रॉपर आपने क्या करना है, स्टाफ प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये इंश्योर कराना कि जो भी पर्सन है, जो भी बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट के अंदर चेक क्रेडिट किया जाएगा वो क्या है, केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए। उसके बाद ऐसे चेक्स जिनकी वैल्यू है वो 0.2 मिलियन से ज्यादा है, 0.2 मिलियन मतलब 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा चेक्स को क्या करना है, आपने यूवी लैंप्स के अंदर उनको चेक करना है, ताकि यूवी लैंप से बेसिकली क्या आप ये पता लगा सकते हो कि वो चेक्स हैं जो बेसिकली फ्रॉडलेंट है या असली है या नकली है, उनको आप पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे चेक्स जिनकी वैल्यू सपोज 5 मिलियन से ज्यादा है, आप अपनी एक वो कर सकते हो, थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो। तो उस केस में उन चेक्स की क्या करनी है, आपने मल्टीपल लेवल के ऊपर क्या करनी है, चेकिंग करनी है। उसके बाद रिस्क कैटेगराइजेशन के बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, तो क्रेडिट एंड डेबिट्स के रिगार्डिंग क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पर्सन का चेक रिसीव होता है क्लियरिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को एसएमएस अलर्ट भेज सकते हो कि भाई तेरे नाम का चेक आया है। उसमें बेसिकली क्या हो सकता है, सपोज एक पर्सन है उसने चेक डिपॉजिट नहीं करा बट उसका चेक क्लियरिंग हाउस में पहुंच जाता है, तो पता, तो वो बंदा क्या कर सकता है, उसको अगर एसएमएस आएगा तो वो जाके बता सकता है कि सर मैंने ये चेक बनाया ही नहीं है, मैंने ये ड्रॉ नहीं करा है। तो उस केसेस में फ्रॉड को पहले ही क्या करा जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स भी कंसीडर कर सकते हैं रिगार्डिंग द सस्पिशियस और लार्ज वैल्यू चेक्स। उसमें बेसिकली क्या है, अलर्टिंग द कस्टमर बाय अ फोन कॉल एंड गेटिंग द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेयर और द ड्रॉयर। बेसिकली नॉर्मली बैंक से फॉलो भी करते हैं आप लोग कि एक चेक है अगर उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल से ज्यादा आपको लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, फोन कॉल के ऊपर कंफर्मेशन ले सकते हो कि सर आपने चेक दिया है कि क्या ये आपका ही चेक है। तो उस केस में आप आफ्टर कॉल क्या करते हो, उस चेक को आगे क्लियर करवाने भेजते हो। उसके बाद कनेक्टिंग द बेस ब्रांच इन केस ऑफ नॉन होम चेक्स। मतलब अगर किसी पर्सन ने जो चेक प्रेजेंट करा है टू द नॉन होम ब्रांच करा है, तो वो होम ब्रांच से उसकी क्या ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद the above may be resorted to selectively if not found feasible to be implemented systematically। बेसिकली अगर आप सभी चीजों को नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, तो जो भी आप चीजें सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आपने क्या करनी है, वो गाइडलाइंस को अप्लाई कर देना है। उसके बाद कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स है। मिसलेनियस पॉइंट्स में बेसिकली क्या है, बैंक्स को क्या करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं ताकि जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, चाहे उनकी अकाउंट डिटेल्स, सिग्नेचर एटसेट्रा, वो क्या करा जा सके, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके। ये बेसिकली सपोज कब यूज होता है, सपोज आप क्या करो, चेक्स हैं, जब चेक्स आते हैं आजकल आपने क्या देखा होगा, चेक्स के ऊपर पर्सन का नाम लिख के आता है, उसके बाद चेक्स के ऊपर पर्सन का क्या होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, कुछ डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो बैंक्स खुद तो प्रिंट करता नहीं है, बैंक्स क्या करता है, एक्सटर्नल वेंडर्स या एक्सटर्नल प्रिंटर्स या एक्सटर्नल कुरियर से क्या करता है, प्रिंट करवाता है। एंड जब उनके घर भेजता है तो एक्सटर्नल कुरियर्स का यूज होता है। तो उस केस में कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज हो सकती है। तो बैंक्स को प्रॉपर मेजर्स लेने हैं कि जो वो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो आगे शेयर ना हो पाए। उसके बाद जो भी चेक्स होंगे उनको हैंडल करने के लिए क्या करने हैं, आपने सिक्योर प्रोसीजर्स बनाने हैं। लाइक एक पर्सन अगर उसने चेक ड्रॉ करा है टू द, जब तक वो या तो काउंटर्स पे आ रहा है या कलेक्शन बॉक्सेस के अंदर डाल रहा है, तो वो पूरा प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे केसेस जिसके अंदर जो चेक्स है उनको फोर्ज करा गया है, उनको नकली बनाया गया है, उसके केस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहती है, हमेशा पेइंग बैंकर की रहती है, कलेक्टिंग बैंकर की नहीं रहती है। पेइंग बैंकर मतलब जिसके ऊपर चेक ड्रॉ करा गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरे पास मैं एक पर्सन हूं, मैंने क्या करा है, सामने वाले पर्सन को चेक ड्रॉ करा है, मेरे पास एसबीआई का अकाउंट था, सामने वाले के पास क्या है, एचडीएफसी का अकाउंट है, तो मैंने चेक ड्रॉ करा है एसबीआई के ऊपर, तो उस केस में पेइंग बैंक होगा एसबीआई एंड कलेक्टिंग बैंक होगा एचडीएफसी। तो अगर डॉक्यूमेंट फोर्ज किए जाते हैं तो पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसकी क्या करना, रिपोर्टिंग करना, उस चीज को हैंडल करना।
ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंटिंग बैंक है मस्ट इमीडिएटली हैंड ओवर द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट टू द पेइंग बैंक अपॉन डिमांड टू फैसिलिटेट फाइंडिंग अ पुलिस रिपोर्ट। बेसिकली जो हमने एग्जांपल ही सपोज मैंने क्या करा, नकली चेक बना के दे दिया एचडीएफसी वाले पर्सन को। एचडीएफसी वाला पर्सन क्या करेगा, अपने बैंक के अंदर जाकर उस चीज को सबमिट करेगा। जब उसने सबमिट करा तो एफजेएफसी ने देखा कि ये जो चेक है वो नकली है, तब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, एसबीआई बैंक के ऊपर आ गई। तो एसबीआई बैंक क्या कर सकता है, उनसे चेक डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे चेक दो जो नकली है, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस चीज की रिपोर्टिंग कर सकूं। ठीक है। उसके बाद सपोज एक चाहे इंस्ट्रूमेंट जेन्युइन था, बट जो उसके ऊपर अमाउंट है वो फ्रॉडेंटली बेसिस के ऊपर कलेक्ट करी गई है, ठीक है, या अमाउंट आपने क्रेडिट कर दी बिफोर द रियलाइजेशन एंड बाद में पता लगा कि वो चीजें थी वो क्या थी, फ्रॉड थी। तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहती तो पेइंग बैंक की है, बट लॉस किसको हुआ, कलेक्टिंग बैंक को, क्योंकि कलेक्टिंग बैंक ने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। पेइंग बैंक से तो पैसा आया ही नहीं था, अभी तक रियलाइजेशन हुई नहीं थी। ठीक है। तो उस केस में जो कलेक्टिंग बैंक है वो क्या करेगा, आरबीआई एंड पुलिस के पास क्या करेगा, अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा, क्योंकि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है। उसके बाद सपोज इन केसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ अल्टर्ड और फेक चेक्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ द सेम ब्रांच, तो उसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी, मतलब एक ब्रांच में नहीं मल्टीपल ब्रांचेस में हुआ है। तो अगर तो देखो जिस ब्रांच में फ्रॉड होता है वो क्या करती है, हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर देती है। सिमिलरली जब मल्टीपल ब्रांचेस वाला केस होगा तो उस केस में the branch that released the payment should report the fraud to the head office, which will then file the fraud report with the RBI. Basically जो ब्रांच पैसा रिलीज करेगी उसने ही क्या करना, अपने हेड ऑफिस आरबीआई एंड पुलिस को क्या करनी है, कंप्लेंट करनी है। सो दीज वर द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द चेक रिलेटेड फ्रॉड्स। इसके अंदर आपने बेसिकली क्या देखा है, चेक रिलेटेड फ्रॉड्स में चेक्स की फ्रॉड्स बढ़ रहे थे, उसको कम करने के लिए हम क्या लाए, गाइडलाइंस लाए। गाइडलाइंस में बेसिकली हमने क्या देखना है, जो चेक्स है वो 100% सीटीएस कंप्लाई होने चाहिए, उसको फैसिलिटेट कराने के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सोनल्स प्रोवाइड करने हैं। जो भी बेनिफिशियरी है वो आपको इंश्योर करना है केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए। आपने आप थ्रेशोल्ड फिक्स करोगे, जिसके ऊपर वाले जो चेक्स आपने यूवी लैंप्स के अंदर चेक करना है, उनकी मल्टीपल लेवल के ऊपर क्या करनी है, चेकिंग करनी है। उसके बाद आप रिस्क कैटेगराइजेशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हो। उसके बाद जो ऐसा पर्सन जिनके चेक्स क्या आते हैं क्लियरिंग सिस्टम में जाते हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, एसएमएस भी भेज सकते हो। उसके साथ साथ बैंक्स क्या कर सकते हैं, सस्पिशियस और लार्ज वैल्यू चेक्स के लिए कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स भी लगा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है कि आप बेसिकली उनसे कॉल के ऊपर कंफर्मेशन ले लो, या आप उनकी क्या करो, होम ब्रांच को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मिसलेनियस पॉइंट्स में बेसिकली क्या है, बैंक्स को ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं ताकि इंश्योर कराया जा सके कि जो कस्टमर का डाटा है वो क्या हो, कॉन्फिडेंशियल रहे। उसके बाद आपने बैंक्स के चेक्स के रिलेटेड जो हैंडलिंग प्रोसीजर है वो सिक्योर आपने बनाने हैं। उसके बाद ऐसे केसेस जिसके अंदर चेक्स है या वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको फोर्ज करा गया है, जिनको नकली बनाया गया है, तो उसकी रिपोर्टिंग की लायबिलिटी है जो पेइंग बैंकर की रहती है। पेइंग बैंकर क्या कर सकता है, जो भी कलेक्टिंग बैंकर है उनसे चेक डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे चेक दो, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसकी आरबीआई को रिपोर्टिंग कर सकूं या पुलिस को रिपोर्टिंग उसकी कर सकूं। इन केस चेक्स को कलेक्ट करा जाता है, कर लिया जाता है, बट यही देखा जाता है कि या तो चेक्स जो पैसा है वो फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट करा गया है, या जो इंस्ट्रूमेंट थे वो फेक निकलता है आफ्टर द रियलाइजेशन। तो उस केस में जो लॉस है वो कलेक्टिंग बैंक को होने वाला है, एंड कलेक्टिंग बैंक ही क्या करेगा, उस केस के अंदर आरबीआई एंड पुलिस के पास रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है। जिस ब्रांच के अंदर फ्रॉड हुआ है वो ब्रांच क्या करती है, अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करती है। सिमिलरली अगर मल्टीपल ब्रांचेस का केस आ जाता है इन केस ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम, तो ऐसी ब्रांच जिसने पेमेंट को रिलीज करा है वो क्या करेगी, हेड ऑफिस पुलिस एंड आरबीआई को क्या करेगी, रिपोर्टिंग करेगी। ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉड्स न्यू फ्रेमवर्क, बेसिकली इसके अंदर जो फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द लोन्स थे उनकी रिपोर्टिंग के लिए क्या करा गया, एक उन रिपोर्टिंग के लिए उनको डील करने के लिए किस तरीके से रिकवरी होगी एक्सेट्रा, उनके लिए क्या करा गया, एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया। जो नया फ्रेमवर्क बनाया गया उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था ताकि बैंक्स का जो फोकस है वो शिफ्ट करा जाए, या उनके ऊपर स्पेशल फोकस डाला जाए टू द प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग टू द आरबीआई, to the investigating agency, and timely initiation of the staff accountability, while ensuring that the normal conduct of businesses of the bank and their risk-taking ability is not adversely impacted, and no new and erroneous responsibilities are placed on the bank. Basically हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फ्रॉड्स है उनको प्रिवेंट करा जा सके, अर्ली डिटेक्ट करा जा सके, एंड उनकी क्या करी जा सके, प्रॉम्प्टली रिपोर्टिंग करी जा सके। रिपोर्टिंग करने किसको टू द आरबीआई, टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एंड आप क्या कर सको, टाइमली बेसिस के ऊपर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सको। आरबीआई को रिपोर्ट करोगे ताकि वो क्या कर सके, सिस्टम लेवल एग्रीगेशन कर सके, मॉनिटरिंग कर सके, डिसएमिनेशन कर सके, मतलब सारे सिस्टम में जितने फ्रॉड हो उनको इकट्ठा कर सके, उनको मॉनिटर कर सके, उनकी इन्फॉर्मेशन सारे ब्रांचेस को फॉरवर्ड कर सके। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपने रिपोर्टिंग क्यों देनी है, ताकि वो क्या कर सके, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करा सके। आपने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों करनी है, ताकि ये पता लगाया सके किस बंदे की गलती थी, उसको पनिशमेंट दी जा सके। एंड ये करते करते आप ये इंश्योर कराना है कि जो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो इफेक्ट ना हो, एंड बैंक क्या करे, नॉर्मल बेसिस के ऊपर क्या करे, रिस्क अपने ले पाए।
ठीक है। उसके बाद बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि सॉरी the early detection of frauds and the necessary corrective actions are important to reduce the quantum of loss which the continuance of the fraud may entail। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमने ऊपर अभी बात करी थी कि आपने टाइमली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, डिले नहीं करना है। डिले क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे क्या होगा, दोबारा सेम फ्रॉड दोबारा हो सकते हैं। सिमिलरली वो काइंड ऑफ बात यही सेम बात यहां करी गई है कि अगर फ्रॉड्स को हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको अर्ली रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनका जो लॉस है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एक पर्सन था, वो फ्रॉड कर रहा था विद द बैंक, ठीक है। उसने अभी फ्रॉड करा था सपोज 100 करोड़ का, उसकी हमने तभी कर ली डिटेक्शन, ठीक है। हमने क्या कर ली, अर्ली डिटेक्शन। तो उस केस में जो फ्रॉड था वो कितने पे लिमिट हो गया, 100 करोड़ पे। सपोज आपके सिस्टम वीक थे, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो पर्सन चाहता 500 करोड़ 800 करोड़ तक का फ्रॉड कर सकता था। तो उस केस में अगर अर्ली डिटेक्शन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉड की अमाउंट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द क्वांटम ऑफ द लॉस, उसको कम करा जा सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैग अकाउंट्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स बेसिकली कुछ सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करे गए हैं कि अगर कुछ लोन्स के रिगार्डिंग या कुछ अकाउंट्स के रिगार्डिंग आपको सिग्नल्स मिलते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये अकाउंट्स के अंदर क्या है, कुछ वार्निंग है, मतलब इस केसेस के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड उन अकाउंट्स को आप क्या करोगे, रेड फ्लैग अकाउंट्स बता सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, स्पेशली फ्लैग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम प्रोविजंस देखने वाले हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या है, उसके लिए हमें 42 सिग्नल्स की लिस्ट प्रोवाइड करी गई है कि अगर उनमें से कुछ भी होता है तो हम क्या कहेंगे कि इस अकाउंट के अंदर क्या है, वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं। एंड उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को RFA बना देंगे, ठीक है। सो रेड फ्लैग्ड अकाउंट इज दैट अकाउंट जिसके अंदर एक सस्पिशन होती है अबाउट द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, वो हमें पता कैसे लगी, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहे थे, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आ रहे थे। बेसिकली ऐसा अकाउंट जिसके अंदर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स थे एंड हमें पता लगा कि इस अकाउंट में क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो उस केस में हम उस अकाउंट को क्या बना सकते हैं, रेड फ्लैग्ड अकाउंट कर सकते हैं। उस अकाउंट को स्पेशली फ्लैग कर सकते हैं कि ये अकाउंट है भाई, इसको जब आप ऑपरेट करो तो ध्यान से ऑपरेट करना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। जो सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बैंक को रिगार्डिंग द वीकनेस और रॉन्ग डूइंग अबाउट अकाउंट क्या कर देते हैं, उसको बता देते हैं। अ बैंक कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर सच EVS बट मस्ट इंस्टेड यूज देम एज अ ट्रिगर टू लॉन्च अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू एन RFA। इसमें बेसिकली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हुए। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में आप एक एग्जांपल ले सकते हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक चेक था, वो बाउंस हो रहा है बार बार एक अकाउंट के रिलेटेड। तो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हमें बताता है कि एक पर्सन है, उसने चेक ड्रॉ करा बट उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो ये पर्सन हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस ये पर्सन क्या करना चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है, ठीक है। तो हुआ क्या, प्रोसीजर बेसिकली क्या हुआ, चेक बाउंस हुआ, उसे एक वार्निंग सिग्नल जनरेट हुआ रिगार्डिंग टू द अकाउंट एंड उसके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्सन एक्चुअली फ्रॉड करना चाहता था या नहीं करना चाहता। तो हमने उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, बट उसको एज अ टूल यूज करना है, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो क्या करी जा सके, इन्वेस्टिगेशन करी जा सके, ठीक है। सो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट प्रोवाइड करेगी अबाउट द EWS, जो हमने 42 नंबर्स की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, आप अपने बेसिस के ऊपर जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है रेलिवेंट सिग्नल्स को टैप कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर ही उसको डाल सकते हो कि अगर ये वाली चीजें इनिशिएट होंगी, ये वाली चीजें पता लगेंगी, तो उसकी मेरे पास क्या आ जाए, अर्ली वार्निंग सिग्नल आ जाए, ठीक है। उसके बाद the threshold for EWS and RFA is an exposure of 500 million or more, मतलब 50 crore or above at the level of a bank irrespective of the lending agreement. All accounts beyond 500 million classified RFA or fraud must also be reported to the CRILC data platform together with the dates on which the accounts were classified as such. The CRILC data platform is being enhanced to provide this capability. As of now, this requirement is in addition to the exempt requirement of reporting to the RBI. Basically जो EWS और RFA किए जाएंगे अकाउंट्स में, वो ऐसे अकाउंट्स के अंदर किए जाएंगे जिनका एक्सपोजर क्या है, 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा का है। बेसिकली आप छोटे वाले अकाउंट्स के अंदर भी EWS एंड RFA यूज कर सकते हो, बट 500 मिलियन से ज्यादा के लिए तो आपको यूज करने पड़ेंगे। एंड ऐसे अकाउंट जो 500 मिलियन से ज्यादा का एक्सपोजर रखते हैं एंड उनको RFA क्लासीफाई करा जाता है या उनको फ्रॉड क्लासीफाई करा जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, CRILC डाटा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपने क्या करना है, रिपोर्ट कर देना है। एंड उसके अंदर आपने डेट भी बतानी है कि किस दिन इस अकाउंट को क्या करा गया, RFA अकाउंट बताया गया, ठीक है। उसके बाद जो ये डिटेल है CRILC के अंदर डाटा देने वाली, जो अदर हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी रिपोर्टिंग की, वो तो आपने करनी ही करनी है। ये क्या है, उसके एडिशन के अंदर आती है।
उसके बाद द मोडेलिटीज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लोन फ्रॉड्स बिलो 500 मिलियन थ्रेशोल्ड इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। हाउएवर बैंक में कंटिन्यू रिपोर्ट ऑल आइडेंटिफाइड अकाउंट्स टू सीएफएमसी आरबीआई एज पर द एग्जिस्टिंग कट ऑफ्स। बेसिकली वही कि 500 करोड़ से वालों के ऊपर तो आपने आरएफए बनाना ही बनाना है, उनकी रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। उसके नीचे वाले अकाउंट आप अपनी डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो, एंड आप चाहो तो उनकी रिपोर्टिंग भी क्या कर सकते हो, सीएफएमसी आरबीआई को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद the tracking of EFs in loan accounts must be integrated with the credit monitoring process in the bank so that it becomes a continuous activity and also act as a trigger for possible credit impairment in the loan account given the interplay between credit risk and fraud risk. Basically कि जो EWS है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वाली जो प्रोसेस है लोन अकाउंट्स के अंदर, आपको क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोसेस के साथ बेसिकली लिंक कर देनी है कि जब आप किसी पर्सन को क्रेडिट एनहांस देना चाहते हो, उसको क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते हो, उसकी एनहांसमेंट करना चाहते हो, उस केस में भी आपको क्या करना है, उसके अकाउंट के रिलेटेड EWS के बारे में देखना है, ताकि अगर उस अकाउंट के अंदर EWS सिग्नल्स आ रहे हैं तो आप क्या करो, उसको बेसिकली लोन ही ना प्रोवाइड करो, एंड अल्टीमेटली अपना क्रेडिट रिस्क एंड फ्रॉड रिस्क उसको क्या कर पाओ, कम कर पाओ। ठीक है, उसके बाद FMG should report the details of loan accounts of 500 million and above in which EWS are observed together with the decision to classify them RFS as otherwise to the CMD CEO every month। कि जो भी आपका फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऐसे केसेस जिनके अंदर 500 मिलियन से ज्यादा के केसेस एक्सपोजर हैं, उसके अंदर EWS आ जाते हैं, वार्निंग सिग्नल्स आ जाते हैं, तो आपने उनको RFA क्लासिफाई करना है, नहीं करना, या क्या सिग्नल्स आए हैं, आपको अपने CMD CEO को हर महीने क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपने RFA की जो रिपोर्टिंग है, आप अपनी जो स्पेशल कमेटी बनाई थी SGBF, उसको भी क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, सिनॉप्सिस ऑफ द रेमेडियल एक्शन टेकन टुगेदर विद द करंट स्टेटस भी आपने प्रोवाइड करना है कि अर्ली जो सिग्नल जो रिपोर्ट हुए थे, जो हमें पता लगे थे, उनको दूर करने के लिए हमने क्या करे हैं, रेमेडियल एक्शंस क्या क्या लिए हैं, उस चीज की भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, सो बेसिकली EWS एंड RFA क्या हुआ, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हमें कुछ प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो सिग्नल्स आते हैं तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करो, एंड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे अगर उस अकाउंट को आपने रेड फ्लैग करना है तो आप क्या कर दो, उस अकाउंट को रेड फ्लैग कर दो। इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको एज अ टूल आपने यूज करना है। उसके लिए हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, लिस्ट के अंदर से आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप पे जो रेलिवेंट है उसको आप उन अकाउंट्स को आप चूज करो, एंड उसकी क्या करो, उस रिपोर्टिंग कर दो। ठीक है, सो उसको अपने सिस्टम के अंदर डाल दो, ताकि जैसे ही वो चीज ट्रिगर हो आपको क्या आ जाए, उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद आपको जो ये चीज है वो ऑल केसेस जिनका एक्सपोजर 500 मिलियन है, 50 करोड़ से ज्यादा है, उसके अंदर आपको करनी ही करनी है, एंड सेम चीज आपको CRLC प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिपोर्ट करनी है कि कौन से अकाउंट थे जिनको हमने RFA या फ्रॉड के अंदर डाला है, एंड किस दिन डाला है, उस दिन की डेट भी आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रॉड्स 500 मिलियन से नीचे वाले हैं उनको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, बैंक अपने बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, बट बैंक चाहे तो सारे के सारे केसेस को CMCM बेंगलुरु को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो ये प्रोसेस है ऑफ द EWS उसको क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोसेस के साथ लिंक कर देना है, ताकि जो आपके क्रेडिट रिस्क है एंड फ्रॉड रिस्क है, दोनों को क्या करा जा सके, कम करा जा सके। ठीक है, उसके बाद ऐसे केसेस जो 500 मिलियन से ज्यादा हैं एंड उनके अंदर EWS रिपोर्ट हुआ है, एंड आप उसको RFA क्लासिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस चीज की रिपोर्टिंग आपको अपने CMD CEO को हर महीने प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको अपने RFA अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट एंड उसके रिगार्डिंग आपने क्या रेमेडियल एक्शंस लिए थे, उसकी रिपोर्ट आपको क्या करनी है, अपनी जो स्पेशल कमेटी है SCBF, स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप ऑफ फ्रॉड्स, को भी आपने क्या करना है, सबमिट करवा देना है। ठीक है, सो अभी तक हमने फ्रॉड्स के अंदर बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया है। फ्रॉड्स की बेसिकली सबसे हमने पहले देखी थी क्लासिफिकेशन क्या है, उनको रिपोर्ट करने के लिए FMRF1 फ्लैश रिपोर्ट, FMR2 FMR3 के बारे में हमने डिस्कस करा। उसके बाद डिलेस के बारे में देखा, बोर्ड को किस तरीके से रिपोर्ट करा जाएगा, बोर्ड क्या करेगा, क्वार्टरली और एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमें क्या बनानी है, SCBF बनानी है, स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड्स, हमने क्या करना है, बनाना है। उसके बाद आपने पुलिस को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होने वाली है, हमने उसको देखा था। ठीक है, उसके बाद थेफ्ट बल्गरी वाले केसेस को किस तरीके से रिपोर्ट करा जाएगा, हमने वो देखा। उसके बाद चेक रिलेटेड जो फ्रॉड होंगे उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, इन केस अगर आप फ्रॉड फिर भी हो जाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, हमने उन चीजों को देखा। उसके बाद हमने देखा कि लोन के फ्रॉड्स होंगे उनके लिए क्या फ्रेमवर्क यूज करा जाएगा, फ्रेमवर्क का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड उसके अंदर हमने जो टॉपिक शुरू करा था दैट इज EWS एंड RFA कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, आज के लेक्चर तक हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर हम देखेंगे अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग एंड अदर टॉपिक्स, एंड इसके अंदर जो हमारे EWS की जो लिस्ट दी गई है 42 सिग्नल से, उस लिस्ट को हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।